नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी मेल्स, आपके फोन्स हमें लगातार इसी बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप हमारे टॉपिक्स को बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपनी टीम के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। आप क्या ये जानते हैं कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो सॉफ्टवेयर अपने साथ कितनी कितनी वल्नरेबिलिटीज को लेके आ सकता है? कभी इमेजिन किया है आपने? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। कैसे एक नए सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले हमारे को उसकी सिक्योरिटीज को तो चेक करना जरूरी बनता ही है, बल्कि उसके डिप्लॉय होने के बाद भी वो कितना रिस्क एक हमारे सिस्टम के लिए लेकर आया है, इसको भी चेक करवाना बहुत जरूरी बन जाता है। इस टॉपिक के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट इस पैनल में मौजूद रहेंगे, उनका नाम है मिस्टर जन्मेजय राय, जो कि W3 विला के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। जी जन्मेजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। दोस्तों, ये शो एक नायाब शो है जिसके अंदर हम लोग लगातार आपसे साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटीज और उनके निदान के ऊपर बातें करते रहते हैं। इस पैनल के अंदर मौजूद रहते हैं डॉक्टर नवीन धाम, जिनके बगैर, जिनकी गाइडेंस के बिना इस शो को तो क्या, हम लोग किसी भी एक एपिसोड को बनाने के लिए असक्षम हैं। तो उनकी जो कंपनी है वो कंप्लायंसेस तो करती ही है, लेकिन साथ ही में वो इंश्योर करती है कि आपके सिस्टम्स जो है एक सिक्योर एनवायरनमेंट पे रन करें हमेशा। तो आइए उनका भी स्वागत कर लें। डॉक्टर धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर धाम के साथ साथ स्वागत करना जरूरी बनता है, वेलकम करना जरूरी बनता है एक ऐसे खास प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है क्लाउड एक्सेस, जो ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जो बहुत सिक्योर है, जहां डालते ही आपका डेटा जो है एकदम सेफ आप उसके लिए महसूस कर सकते हैं। और क्लाउड एक्सेस एक बिल्कुल सीमलेस क्लाउड फैसिलिटी है, जहां पर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर यदि डिप्लॉय हो जाए तो वो सेफ्टी जोन में तो रहेगा, लेकिन साथ ही में आपको स्पीड इश्यूज से भी काफ़ी हद तक निजात दे सकेगा। सो क्लाउड एक्सेस हमारे स्पॉन्सर्स हैं और डॉक्टर धाम हमारे कंसल्टेंट भी हैं और स्पॉन्सर भी हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जन्मय से कि किस तरह से आज की डेट के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है बिल्कुल ही जीरो हो जाएं। Janmay, as you know that we are going to discuss with you the vulnerabilities and the challenges when you are developing a software. So कुछ बताना चाहेंगे कि आज की डेट के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस हद तक चेंज हो चुका है? जी बिल्कुल। देखिए, एक टाइम ऐसा था जब डेवलपमेंट जो होती थी वो जो जिस प्रोसेस से वो गुजरती थी, वो पहले सारा डेवलपमेंट होता था, उसके बाद हम उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करवाते थे, उसके बाद हम उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करवाते थे, और उसमें जो रिपोर्ट्स निकलती थी एट टाइम्स हमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही रीराइट करवाना पड़ता था। बट आज की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो जनरेशन चल रही है, उसमें जो टर्म भी इनफैक्ट यूज हुआ है, एक टाइम पहले डेवऑप्स यूज होता था, फिर डेवसेकऑप्स आया, अब उसी को ही हम सेक डेवऑप्स कहने लगे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी हम डे वन से लेके चलते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो जब प्लानिंग फेज होता है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर का इनिशियल फेज होता है, हम उसी स्टेज से ही अपनी सिक्योरिटी स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट ऐसे होता है, बहुत बेसिक सी चीज से स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस, जो कि डेवलपर्स के साथ शेयर होती है। उनको बेनिफिट ये मिलता है कि वो डे वन से उन्हें पता होता है कि जो वो कोड लिखने वाले हैं उनकी क्या कोडिंग गाइडलाइंस हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इससे बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है, जब हम आगे चल के VAPT और बाकी सारी अलग जो सिक्योरिटी टेस्टिंग्स होती हैं वो हम करते हैं। तो प्लानिंग फेज से लेकर प्लानिंग फेज में हम आर्किटेक्चर जो लेयर होती है उसमें हम सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करते हैं। फिर डेवलपमेंट में, क्योंकि हम ऑलरेडी उनके साथ डेवलपमेंट टीम्स के साथ सिक्योर कोडिंग गाइडलाइन शेयर कर चुके हैं, तो डेवलपमेंट फेज में भी वो हैंड इन हैंड चल रही होती है। फिर जब हम टेस्ट और बिल्ड फेज में जाते हैं,
तो वहां भी क्योंकि इन पैरेलल हम SAST और DAST करते हैं, SAST इज स्टैटिक कोड एनालिसिस, DAST इज डायनेमिक कोड एनालिसिस। ये बेसिकली आपके कोड को कांस्टेंट रिव्यू करते हैं टू मेक श्योर कि आप जो कोड लिख रहे हैं, जो डेवलपर्स कोड लिख रहे हैं, वो कोई ऐसी वनरेबिलिटी ओपन तो नहीं छोड़ दे रहे हैं जिसकी वजह से जो अटैकर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन में जाकर आपका जो डेटा है वो चुरा लें, आप वहां से या कोई ऐसा कोड वो इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपका, अगर आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाए, या अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन ब्राउज कर रहे हैं तो वो आपके सिस्टम पे कोई ऐसा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देंगे कि उसके बाद होगा ये कि आप जो भी चीज ब्राउज करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी। इंफॉर्मेशन लाइक आपके ईमेल्स हैं, आज की डेट में लोग पासवर्ड्स ऑनलाइन सेव करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो सकती है। तो हर एक फेज पे हम सिक्योरिटी को हैंड इन हैंड लेके चल रहे हैं। इसी वजह से अब जो टर्म रीवर्ड किया गया है DevSecOps को SecDevOps, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि डे 1 से हम सिक्योरिटी इन पैरेलल चलाते हैं, और यही फिर आगे चल के जो सबसे ऑथेंटिक माना गया है, जैसे VAPT, ये कराना बहुत जरूरी होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, इससे पहले कि वो डिप्लॉय हो जाए, चाहे वो UAT के लिए डिप्लॉय हो, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए डिप्लॉय हो, VAPT का होना बहुत जरूरी होता है। नहीं, बहुत अच्छा है, आपने एक VAPT का एक टॉपिक आपने निकाला, रेज किया। यहाँ डॉक्टर साहब आपसे समझना मेरे को बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जन्मेजय और उनकी टीम तो वो डेवलप करते हैं जो गाइडलाइंस आप सिक्योरिटी की उनको देते होंगे, आपके जैसे कंसल्टेंट्स देते होंगे। सो क्या क्या दिमाग में रहता है कि एक कोड जब डेवलप हो रहा हो तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बने? देखिए, जब कोड डेवलप हो रहा है तो उस वक्त हमें ये इंश्योर करना पड़ता है, उसकी जो है OWASP करके गाइडलाइन है, और जो कि OWASP टॉप 10 गाइडलाइंस होती हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि 10 तरह की मेजर वनरेबिलिटीज हैं, जिसके अंदर सब वनरेबिलिटीज भी होती हैं, जिनको कैटर किया जाता है, और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें एप्लीकेशन को बनाना होता है जी। तो वो गाइडलाइन सबको दी जाती है कि ये इसको फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन को बनाएं। जब वो बनाते हैं उसके बाद उसकी जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत ही मिनिमम जो है वनरेबिलिटीज आती हैं, जो आती भी हैं तो वो लो लेवल या मीडियम लेवल की आती हैं। तो हाई लेवल की वनरेबिलिटीज बस उसी केस में आती है जहां उसको कोई कोडर स्किप कर देता है कुछ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, यहाँ कुछ गलतियां हो जाती हैं उनसे, तो कुछ वो सोर्स कोड के अंदर जो है फ्री वेयर्स यूज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे जो है वहाँ प्रॉब्लम आती हैं। जब हम VAPT करते हैं तो हमें वो इश्यूज मिलते हैं तो हम उनको क्लोज करने के लिए देते हैं, और वो क्लोज करते वक्त हम उनको पूरा ट्रेन भी करते हैं कि इसको कैसे क्लोज करना है जी। तो ये गाइडलाइंस हम उनको देते हैं जिसमें कि, पर ये तो एक हो गया कि आपने गाइडलाइंस दे दी, उस हिसाब से कोड बन गया। जब कोड बन जाता है और तो बिल्कुल हम श्योर है कि वो तो बिल्कुल सिक्योरिटी पैरामीटर्स को चेक करते हुए बना है। सो जब हम उसको डिप्लॉय करते हैं, यदि जहां डिप्लॉय किया जा रहा है वो सिस्टम क्लीन ना हो, सैनिटाइज ना हो, तो कहाँ दिक्कतें आती हैं और क्यों आती हैं? क्योंकि कोड तो सिक्योर है जी। देखिए, अगर कोड सिक्योर है तो ये हमें श्योरिटी मिलती है कि उस कोड को कोई जो है हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। बट अगर आपका सिस्टम वो वायरस से इन्फेक्टेड है तो ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एप्लीकेशन को इन्फेक्ट कर देगा। जब वो एप्लीकेशन को इन्फेक्ट करेगा तो हमें वायरस को क्लीन करके दोबारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पर वो एप्लीकेशन के अंदर नहीं घुस पाएगा। ओके, अच्छा। सो जन्मेजय, आपने जैसे अभी डॉक्टर साहब से हमने जाना कि जब हम डिप्लॉय करते हैं किसी एक सेफ सिक्योर कोड को, तो हम लोग सामने उस क्लाइंट के यहाँ पे जहाँ पे डिप्लॉय होना है तो उसकी भी हम लोग एक VAPT कराते हैं, जैसे अभी आप खुद भी मेंशन कर रहे थे। सो क्या इरादा होता है उस समय ढूंढने का, और क्या गाइडेंस आप देते हैं सामने एक कस्टमर को? देखिए, जब भी डिप्लॉयमेंट वाला जो फेज आता है तो उसके पहले हमारी तरफ से सबसे पहले कोशिश तो यही होती है कि हम हर कस्टमर से ये अग्रीमेंट लें
कि आप बेयर मिनिमम वीएपीटी तो जरूर कराइए, क्योंकि वीएपीटी कराने से एटलीस्ट हम ये तो सिक्योर हो जाते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन शिप होने जा रहा है, जो डिप्लॉय होने जा रहा है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, किसी भी टाइप का भी एप्लीकेशन हो, वो सिक्योर हो जाता है मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी से। तो बेनिफिट और ये मिल जाता है कि जब हम वीएपीटी करा लेते हैं तो एटलीस्ट हम एज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स भी हम श्योर हो जाते हैं कि हम जो कोड डिप्लॉय करने जा रहे हैं किसी भी कस्टमर के लिए, वो पूरा सिक्योर्ड है। और उससे एक बेनिफिट क्लाइंट जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें भी एक अश्योरेंस मिलता है कि जो एप्लीकेशंस या जो मोबाइल हो चाहे वेब हो, जो उनको डिलीवर किया जा रहा है, वो एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन उन्हें डिलीवर किया जा रहा है जो कि मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी से ऑलरेडी कवर्ड है। तो कल को अगर कोई अटैक कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि देखिए जो आप चाहे जितना भी अपने एप्लीकेशंस को सिक्योर करिए, जो अटैकर्स हैं वो तो आपको अटैक करेंगे ही करेंगे, वो कोशिश आपकी जरूर करेंगे। तो उससे जो अगर आपका कोड सिक्योर्ड है, क्योंकि मॉनिटरिंग टूल्स लगे हुए होते हैं, तो वहां से हमें पता लगता रहता है कि किस टाइप के अटैक्स आपके एप्लीकेशन पे हो रहे हैं। तो अब क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशंस को सिक्योर करा हुआ है, क्योंकि हमने वीएपीटी ऑलरेडी कर लिया था, उनमें जितने भी फाइंडिंग्स निकलती हैं उसमें नवीन जैसे कंसल्टेंट्स भी हमें काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल पार्टी से एट टाइम्स ये रिक्वायरमेंट भी आती है कि आप हमारे एप्लीकेशंस को एक ऐसे एजेंसी से, एक ऐसे कंसल्टेंट से ऑथराइज करवाइए, टेस्ट करवाइए जो कि सर्टिफाई कर सके। तो उसमें डॉक्टर नवीन जैसे कंसल्टेंट्स हमें हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए वीएपीटीज रन करते हैं, हमें एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिससे हम क्लाइंट्स को अश्योर करते हैं कि भाई ये सारी वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट आपके एप्लीकेशन टेस्टेड है, और हमें जो रिपोर्ट मिली है उसमें ये आपको अश्योरेंस दी गई है कि इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। अभी आपने एक चीज यूज करी कि कम से कम वीएपीटी तो कराए ही वो लोग, तो कम से क्या मतलब, यानी कि कुछ और भी ऐसा है जो आप करवाना चाहेंगे डिप्लॉयमेंट से पहले? देखिए बेसिक लेवल पे तो डैस्ट और सैश तो मैंडेटरी होता ही होता है। वो तो हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आप ये तो कराइए ही कराइए। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है वीएपीटी की। वीएपीटी आप हमेशा इसको एक्चुअली में मैक्सिमम लोग ना स्किप भी करना चाहते हैं, क्योंकि वीएपीटी ना एक तो प्राइस कंज्यूम करता है, मतलब एक एडिशनल कॉस्ट होती है ये इसको कराने की, टूल्स की कॉस्ट होती है, टाइम एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है, प्लस एक आपका जो डिप्लॉयमेंट वाला जो टाइम है वो भी एक एड ऑन बन जाता है। तो अगर मुझे 6 महीने में अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना है, तो उसमें अगर मुझे वीएपीटी इंक्लूड करना है, और बेयर मिनिमम 2 बार वीएपीटी करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट वीएपीटी में जो फाइंडिंग्स आती हैं उसको फिक्स करके दोबारा से वीएपीटी भी रन करना होता है। तो एक वीएपीटी जो होता है वो मोटा मोटा 2 हफ्ता लेके जाता है। तो जब 2 हफ्ते की फर्स्ट राउंड होती है, उस पर आपके रिपोर्ट्स आएंगी, उस पर फिक्सेस होंगे, फिर एक महीना भर जो है वीएपीटी के अंदर एक आपको केटर करना पड़ता होगा। सो चलिए, अभी ये तो आपने बता दिया कि आपने डिप्लॉयमेंट करी और उसके बाद आपने वीएपीटी इंश्योर किया। कई बार इन्हीं चैलेंजेस की वजह से क्लाइंट अपने एंड पे मना कर देते हैं। उन्हें आज क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, जो क्लाइंट्स अपने इतने महंगे कोड को आपसे डेवलप भी करवाते हैं, और उससे ज्यादा जरूरी वो अपने उस डेटा को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करवाने वाले हैं जो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत है, लेकिन एक छोटी सी वीएपीटी के पीछे वो कई दफा जो है वो एक जिसे कहते हैं एक शॉर्टकट सा मार लेते हैं। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मेरा तो यही कहना होगा कि, और क्योंकि ये चैलेंज हम डे इन डे आउट अपने कस्टमर्स के साथ फेस करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम टाइम फ्रेम बताते हैं, देखिए एक चीज हमें ये समझनी होगी कि हर एक कस्टमर को, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, उसको एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन ही चाहिए होता है। बट जैसे ही हम उन्हें अपने एक टाइम फ्रेम बताते हैं कि आप वीएपीटी अगर कराओगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 1 महीना आपका डिले करेगा,
तो वहीं पे ही नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, मुझे 1 महीना मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक टाइमलाइन चेज कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों के लिए एक चीज तो ये होती है कि देखिए, एक होता है आपका टाइम फ्रेम जो आप चेज कर रहे हो, दूसरी चीज होती है आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो आपके एप्लीकेशन पे आता है। क्योंकि अगर मैंने अपने कोड को, अपने एप्लीकेशंस को प्रॉपर टेस्ट नहीं कराया, प्रॉपर सिक्योरिटी टेस्ट नहीं करवाया, तो उससे होता यह है कि आगे चल के अगर किसी अटैकर ने आपके एप्लीकेशन का अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको मिल गया, तो उससे जो टाइम आपने बचाया था वहां पे 1 महीने का बेयर मिनिमम, वो टाइम आपका ऑलरेडी कम से कम नहीं तो 3 गुना ज्यादा आपका टाइम बढ़ा देगा। क्योंकि एक तो आपका एप्लीकेशन डाउन चला गया, प्लस आपका डेटा लॉस हो गया, और कहीं अगर आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन था तो आपका हो सकता है मॉनेटरी लॉस भी हो गया। तो उससे जो आपका लॉस हुआ है वो उस 1 महीने के लॉस से काफी ज्यादा है। तो हम जब भी अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं, या जो क्लाइंट्स हमें ये अप्रोच करते हैं कि नहीं आप हमें ये आप अभी मत कराइए, तो हम उनको पहली बात तो यही समझाते हैं कि देखिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ये आपके एप्लीकेशंस को डाउन कर सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका जो कस्टमर का डेटा है वो लीक हो सकता है, जो कि आज की डेट में बहुत मेजर चैलेंज पोज करता है। और क्योंकि आज की डेट में डेटा को ही किंग माना गया है, क्योंकि एआई का जमाना है, तो एआई में हर एक चीज रिवॉल्व्स अराउंड डेटा। बिल्कुल ठीक डेटा कहा। इस मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ये सब चीज़ों को हम लोगों को कॉन्शियसली करवाना चाहिए, बिकॉज हमारा डेटा बहुत कीमती है। हम एक डेटा को किसी और को एक्सेस होने नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर धाम, वीएपीटी तो एक एस्पेक्ट उन्होंने बताया अभी, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि शायद हम नज़रअंदाज कर जाएं, लेकिन आपके जैसे धुरंधर कंसल्टेंट्स और कंप्लायंस इंजीनियर्स जो हैं वो उसको हमें पॉइंट आउट करवा दें अभी। हाँ, देखिए, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा जो है अपना वर्क है। अब उसमें क्या होता है कि जब हम एज अ ऑडिटर जाते हैं, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो ये एप्लीकेशन बनी, वो बनते वक्त हमने उसको क्या सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की, और उसके बाद हैव वी डन द सिक्योर कोड रिव्यू। क्या होता है कि सिक्योर कोड प्रैक्टिसेस तो फॉलो कर ली, पर वो उस जो कोडिंग की है उन्होंने, उसका भी रिव्यू होता है, जिसके लिए एक मैनुअल रिव्यू भी होता है और एक ऑटोमेटेड रिव्यू भी होता है, जिसके लिए अलग टूल्स होते हैं। वो वीएपीटी से अलग होती है। वीएपीटी तो बाद में की जाती है एज ए एप्लीकेशन, पर यहाँ एक एक जो लाइन उन्होंने कोड की है उसको देखा जाता है कि वो प्रॉपर कोडेड है कि नहीं है, क्या उसके अंदर कोई ऐसा लूप होल तो नहीं छोड़ दिया जिससे कि हैकर हैक कर सके आपको। और इवन कई फ्री लाइब्रेरीज यूज कर लेते हैं जो कि हैकेबल होती हैं, तो वो सब चीजें उसके अंदर तो नहीं रही, तो क्या वो की गई कि नहीं की गई। तो इसका मतलब एक तो आपका जो हमारा एक कोड का इंस्पेक्शन हो गया एक तरीके से, और दूसरा आपका स्टेज हो गया वीएपीटी का। करेक्ट। तीसरा और भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, वीएपीटी हो गया, सोर्स कोड रिव्यू हो गया, सबसे पहले जो है सिक्योर कोड प्रैक्टिसेस हुई, फिर आपका सिक्योर कोड एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद वीएपीटी हुई। तो क्योंकि मैं एक ह्यूमन एरर के एस्पेक्ट को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहूँगा। हम लोगों ने एक सेफ प्रैक्टिसेस से कोड डेवलप कर लिया, वीएपीटी से इंश्योर कर लिया कि सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमने उसको इंस्टॉल भी कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमारे यूजर्स उतने अलर्ट हैं, सक्षम हैं, कहीं वो तो नहीं गड़बड़ कर देंगे? बिकॉज वो एक ऐसी एलिमेंट है कि जो कॉन्शियसली भी वो एक थ्रेट को अंदर इन्वाइट कर सकता है। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है कि इसके अलावा क्या हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ तरह की एक बेसिक ट्रेनिंग किसी तरीके से देनी चाहिए? जो एम्प्लॉयज जो उसको यूज करने जा रहे हैं उनको हम अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं कि जब उसको यूज करने जा रहे हैं या एक एनवायरनमेंट में वो काम करने जा रहे हैं, तो एक बेसिक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है जिसको उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि वो अपने डेस्क से उठ रहे हैं, तो उठते वक्त अपना सिस्टम लॉक
करके जाएंगे। राइट। तो अगर वो लॉग करके नहीं जा रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, समझ लो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ERP है, जिसमें कि पूरा कंपनी का डेटा है। तो वो डेटा अगर खुला छोड़ के वो चले गए अपने डेस्कटॉप को, तो वो डेटा तो अगर आपके जो हैकर हैं, स्ट्रेंजर अगर अंदर आ गया, हैकर विजिटर बन के आ गया, या आपके सिस्टम के अंदर ही हैकर है और वो देख ले उस इंफॉर्मेशन को, तो वो ही कैन टेक अवे द इंफॉर्मेशन, उसकी फोटो भी खींच सकता है या इंफॉर्मेशन को ले जा सकता है। तो ऐसे बेसिक हाइजीन्स होती हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग में ही दी जाती है। जो जन्मे जी, W3 विला एक बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा नाम है, और आप उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट हेड करते हैं। तो अपनी टीम के अंदर यदि आप देखें तो क्या लगता है कि आपने कुछ डिफरेंट किया है बाकियों से, क्योंकि आप एक इतनी सक्सेसफुल टीम को ओन करते हैं आज की डेट में, तो क्या डिफरेंट कर पाए आप? देखिए, अगर हम डिफरेंट की बात करें तो एक चीज तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जैसे डॉक्टर नवीन ने बोला कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो एक तो अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ एक क्वार्टरली एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जो कि हर एक एम्प्लॉय को करना बहुत जरूरी है, वो हम कराते हैं। प्लस उसके अलावा जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं वो हम टाइम एंड अगेन जो भी वो कोड यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इंटरनल टीम है जो उनके काम को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करती रहती है। जैसे कि डॉक्टर नवीन ने भी बताया कि जो कोड रिव्यूज हैं, अब सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस तो दे दी गई, अब उसका रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी एक बहुत मैंडेटरी चीज होती है। तो हम वो भी मेक श्योर करते हैं। तो हमारी एक स्क्वाड टीम है जो बेसिकली ये काम रेगुलर बेसिस पे करती है। वो किसी एक प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड बंदे नहीं होते हैं, वो इन जनरल हमारा एक सेट पैटर्न है जो हम एक पूरा प्लान बनाते हैं हर एक प्रोजेक्ट को कांस्टेंट रिव्यू का। उसमें जितनी भी चीजें निकलती हैं उसमें सबसे बेसिक चीज तो हम यही टेस्ट चेक करते हैं कि जितना भी आपने जो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करी गई थी वो आपने फॉलो करी भी है कि नहीं करी है। अगर करी होती हैं तो फिर हम उसका प्रॉपर एक रिव्यू करते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद उसमें फिर ये देखा जाता है कि उसको भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है, बेसिकली रेड, एम्बर, ग्रीन कहते हैं। तो ग्रीन इज बेसिकली कि आपने अपनी सारी चीजें गाइडलाइंस फॉलो भी करी हैं और आपके रिव्यू में भी कोई चीज नहीं निकली है। फिर एम्बर इज लाइक कि आपने फॉलो तो किया है बट उसमें कुछ चीजें हमें आइडेंटिफाई हुई हैं, उसका जो सिवेरिटी लेवल है वो समवेयर अराउंड मिड या लो पे है, तो हम उसको एम्बर करते हैं। रेड अलार्मिंग होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए और ऐसी टीम्स के लिए जहां पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि डिस्पाइट शेयरिंग द कोडिंग गाइडलाइंस, जो उन्होंने कोडिंग करी है वो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं है, उसमें लूप होल्स मिले हैं, उसमें जो हमने वल्नरेबिलिटीज निकाली हैं रिव्यूज में, मैनुअल कोड रिव्यूज में, वो क्रिटिकल और हाई में प्लेस करी गई हैं। तो उन टीम्स के साथ अब एक तो रिपोर्ट आपने पब्लिश कर दी, बट रिपोर्ट पब्लिश के साथ जो हमारी जो स्क्वाड टीम है वो ये भी मेक श्योर करती है कि उनके साथ बैठ के पहले तो उन टीम से समझा जाए कि भाई जब आपको चीजें शेयर करी गई थी तो व्हाई वाज इट नॉट फॉलोड, बिकॉज अब रेड आ गया उसके बाद जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपने तुरंत ही टीम्स पे एक उनको एक डांट लगा दी या उनको एक मीटिंग करके उन्हें बस खाली सुनाने लगे कि भाई व्हाई हैव यू नॉट फॉलोड द स्टैंडर्ड्स। तो वी एक्चुअली नॉट फॉलो दिस, वी टेक अ डिफरेंट पाथ। तो हम उनसे समझना चाहते हैं कि डिस्पाइट शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स व्हाई वाज इट नॉट फॉलोड, जो कि बहुत जरूरी होता है। एट टाइम्स डिलीवरी का प्रेशर इतना होता है कि हो सकता है कि वो डिलीवरी के प्रेशर में आके उन्होंने वो चीज नहीं फॉलो करी। तो हम वो सब चीजें भी करते हैं जिससे कि हम चीजें बैलेंस आउट करें, बिकॉज बस
एक कोड को सिक्योर करना और फिर उस सिक्योर कोड को एक ऐसी टीम से डेवलप करवाना जो कि अभी जिसको डिसिप्लिन किया गया हो, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही उसके ऊपर काम किया गया हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तभी एक कंपनी जो है वो ऐसे ग्रो कर पाती है, जैसे कि W3 विला। डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सी कोड डेवलपमेंट कंपनीज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज को आपने VAPT या उनका थ्रेट एनालिसिस किया होगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं ये लोग? जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, जो एक कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो करती है, मोस्टली कोडिंग प्रैक्टिसेस में ही इनकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ठीक से फॉलो नहीं करते उसको। ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। ओके। क्योंकि जैसे कि W3 विला तो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रही है, सास डैश, तो शुरू से वो सेक डेव ऑप्स मेथड के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। तो सेक डेव ऑप्स पे हर कंपनी नहीं चलती। जब हमने इतनी कंपनीज का ऑडिट किया, हम उनको ये एडवाइस भी करते हैं कि सेक डेव ऑप्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि सिक्योरिटी पहले आती है और सिक्योरिटी साथ में चलती रहती है। मीन्स सिक्योरिटी फिर डेवलपमेंट फिर ऑपरेशन, और कहीं भी वो सिक्योरिटी छूटती नहीं है। मीन्स सबसे पहले एम्प्लॉयज को सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस की नॉलेज दी जाती है कि आपको कोडिंग करनी है तो इसको फॉलो करके ही करनी है। और जब वो करते हैं, इमीडिएटली जब वो कोई उन्होंने छोटा सा मॉड्यूल भी बनाया तो हम उसकी सिक्योर कोड टेस्टिंग करते हैं। तो सिक्योर कोड टेस्टिंग के बाद फिर जो है उसकी लास्ट में VAPT होती है। तो जो भी मॉड्यूल बनता है तो वो इसी पैटर्न पे चलता है, ताकि पहले क्या होता था, पूरी एप्लीकेशन बन जाती थी, लास्ट में हम VAPT करते थे और हम कहते थे इसमें इतने बग्स हैं कि आपको पूरी एप्लीकेशन दोबारा बनानी पड़ सकती है। तो उसमें फिर जितना उनका 8 महीने 10 महीने या 2 साल लगे, वो सारे बेकार हो जाते थे। तो उनको और मेहनत पड़ जाती थी। पर यहाँ पर वो टाइम सेव करते आ रहे हैं। तो सबको यही एडवाइस है कंपनीज को कि दे शुड फॉलो सेक डेव ऑप्स मेथडोलॉजी लाइक W3 विला इज डूइंग। तो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। नहीं, वंडरफुल। और हमारा काफ़ी आई ओपनिंग सेशन रहा ये, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ को जो बड़े ध्यान से देखा कि डेवलपमेंट ऑफ अ कोड इज नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग और नॉट जस्ट स्क्रिप्टिंग। उसके पीछे पूरी एक साइंस है और उसके पीछे पूरे एक एथिक्स का पूरा एनसाइक्लोपीडिया ही खुल जाता है एक तरीके से। बिकॉज यदि आपने एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर डेवलपमेंट नहीं करी तो इट इज़ वेरी श्योर कि वो जो प्रोडक्ट डेवलप होने वाला है वो भी सेफ नहीं रहेगा। सेफ्टी से हमारा मतलब है आपके डेटा की सेफ्टी, और डेटा की सेफ्टी से हमारा मतलब है अल्टीमेटली आपके पैसे की सेफ्टी। बिकॉज हमारा डेटा ही आज की डेट में हमें पैसे कमा कर देता है। डेटा है तो पैसा है, डेटा है तो हमारी स्टैंडिंग है मार्केट के अंदर। इस बात को हर कंपनी समझे, जाने और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। हम ये सोच लेते हैं कि शायद ये पैसे हमसे ऐंठने का एक तरीका बन गया आज की डेट में, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे लूटने का तरीका बना इस वजह से पैसों को प्रोटेक्ट करने का तरीका भी इजाद करना पड़ा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। बिकॉज सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं वो आमतौर के ऊपर नहीं मिला करते हैं। सिक्योरिटी एडवाइजर्स को ढूंढना पड़ता है बिकॉज आपका डेटा इतना प्रेशियस जो है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप अपने सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। डॉक्टर धाम के नंबर्स हम लगातार यहाँ फ्लैश करते रहते हैं, उनसे बेहतर शायद आपको कोई कंसल्टेंट नहीं मिल पाएगा। आप डॉक्टर धाम से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और W3 विला के वाइस प्रेसिडेंट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप उनके नंबर्स भी यहाँ से नोट कीजिए और उनसे भी आप पूछिए कि उन्होंने अपनी कंपनी को इतना सिक्योर कैसे बना लिया। सो ये हम एक्सपर्ट से आपको टाइम टू टाइम आपसे मिलवाते रहते हैं। सिर्फ पर्पस एक ही है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहें, हमारा डेटा सेफ रहेगा, हमारी डिजिटल वर्ल्ड सेफ रहेगी तो इंडिया सिक्योर बनेगा। इंडिया सिक्योर बनेगा तो इंडिया किसी ना किसी समय पर एक जगत गुरु भी बनेगा, जैसा कि हमारे सभी बड़े दिग्गज नेता भी ऐसा बोलते हैं। सो बी सिक्योर, बी सेफ, एंड दिस इज ऑल दैट वी वांट इन टेक टॉक्स। टेक टॉक्स के हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए कैपिटल वन टीवी के नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे को अपनी राय भेजिए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर जन्मेजय राय का। सर थैंक यू, आप अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने इस पूरे शो को एक तरीके से ऐसी रूपरेखा दी है कि आज दुनिया भर से आपके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। सो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि। धन्यवाद।